थी। तो बड़े प्लेयर भैया अपनी हिस्सेदारी कहीं लेंगे भी, कहीं बेचेंगे भी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भैया हम तो जम कर बैठ गए। पर ये वो स्थितियां हो रही हैं जहां पर कोविड की जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, ये स्वास्थ्य के साथ साथ बाजार के ऊपर भी जो रिलायंस इंफ्रा ये अपना कार्य यहाँ पर करेगा, वो भारत के जो लक्ष्य हैं ना, कि वो डिफेंस का जो भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर इंफ्रा यानी कि रिलायंस इंफ्रा, यानी कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा क्या आगे करने वाली है। क्या वो अब डिफेंस के सेक्टर में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की तेज़ी के बारे में और उसका रिजल्ट कब आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले एक थोड़ी सी गंभीर विषय जो है वो चलता हुआ आ रहा है, वो है कोविड फिर से भारत के अंदर दस्तक दे रहा है और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ के माध्यम से हमें पता लगता जा रहा है। क्या न्यूज़ आ रही है उसके बारे में अगर हम समझें तो कोविड-19 के मामले 1000 के पार हो गए हैं भैया। केरल में 430 सक्रिय मामले, दिल्ली में 104 जो हमारी राजधानी है वहाँ पर अगर 104 सक्रिय मामले मिलेंगे तो ये बड़ी ही चिंता का विषय हो रहा है। पूरे भारत में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि, 1000 से ज़्यादा सक्रिय मामले। केरल 430 सक्रिय मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। दिल्ली में एक हफ्ते में 99 नए मामले सामने आए, जिसमें नई चिंता बढ़ा दी है। तो सर ये वो स्थितियाँ हो रही हैं जहाँ पर कोविड की जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, ये स्वास्थ्य के साथ साथ बाजार के ऊपर भी इफेक्ट आपको पता है पहले डालकर गई थी। ये फिर से चिंता हमारी बढ़ती जा रही है। इसी न्यूज़ को अगर हम पूरा समझें तो देश भर में कोविड-19 के मामले में तेज़ी से उछाल देखने को मिल रहा है। अब तक 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें हाल ही में पुष्टि किए गए 752 नए मामले भी शामिल हैं। दिल्ली इस उछाल में अहम योगदान देने वालों में से एक के रूप में उभरी है, जहां पिछले हफ्ते 99 नए मामले दर्ज किए गए और कुल 104 सक्रिय मामले हैं, जिसके एक नए प्रकोप के बारे में लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ गई है। तो भैया ये वो स्थितियां पैदा हमारे सामने हो गई है जहां पर हमें थोड़ा सा अपने विषयों को संभाल कर चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमें देखने को मिल रहा है कि कोविड फिर से देश के ऊपर हावी होता जा रहा है और ये दिल्ली, केरल इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ये एक चिंता का विषय हमारा हो रहा है। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहने की स्थितियों को बढ़ावा देना है और बाज़ार में थोड़ा सा अपनी स्थितियों को भी समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, सुजलोन एनर्जी का जो रिजल्ट आ रहा है वो 29 मई 2025 को आ रहा है। आज सुजलोन एनर्जी के शेयरों में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है और ये वही कारण है क्योंकि 29 मई को कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। इसे देखते हुए ही निवेशकों को कुछ अच्छे संकेत देखने को मिल रहे होंगे। देखो सर, सुजलोन एनर्जी अपना साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी स्थितियों को मजबूत करता भी जा रहा है और देश के अंदर जिस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा की क्षमताएं देश बढ़ाने के लिए तैयार है, उसके अंदर कुछ योगदान सुजलोन एनर्जी की भी स्थितियां अपने द्वारा करने की स्थितियां हैं। तो उसे भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर आज की तेज़ी के बारे में वर्णन किया गया है। शेयर की कीमत में आज की तेज़ी निवेशकों की इस आशा को दर्शाती है कि कंपनी मार्च तिमाही के लिए मजबूत प्रदर्शन की घोषणा कर सकती है, यानी Q4 के लिए मजबूत प्रदर्शन की घोषणा कर सकती है, जिसका रिजल्ट 29 मई गुरुवार को जारी होने वाले हैं। इससे पहले दिसंबर तिमाही के बाद की आय संबंधी टिप्पणी में कंपनी ने संकेत दिया था कि उसे मार्च तिमाही में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और दिसंबर अवधि दिए गए 467 मेगावाट की तुलना में बेहतर निष्पादन का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों के लिए सुजलोन का निष्पादन 977 मेगावाट था। निष्पादन मतलब जो इसको ऑर्डर मिला था उसके अंदर से जो वो जल्दी से निपटा रहा है,
काम उस पर पूरा कर रहा है उसे निष्पादन कहते हैं। यानी जैसे 977 मेगावाट का इसने काम अपना निपटा दिया, पूरा कर दिया है। तो ये वो स्थिति है। अब बात करेंगे हम रिलायंस इंफ्रा की, और रिलायंस इंफ्रा की बात करना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि रिलायंस इंफ्रा का एक तो रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छे खाते संकेत भी हमें देखने को दिए हैं। तो रिलायंस इंफ्रा काम क्या करती है, पहले हमें यह समझकर चलना पड़ेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बिजली, सड़क, मेट्रो रेल और हवाई अड्डे तथा रक्षा क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में विभिन्न विशेष परियोजना वाहनों के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में लगी सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। कंपनी इन सेक्टरों में वर्क करती है। देखो सर, एक न्यूज़ निकलकर आज से 22 अक्टूबर 2024 में निकल कर आई थी और वो न्यूज़ आज भी आपको फिर से देखने को मिल रही है। पहले इस पुरानी न्यूज़ को अगर हम समझें तो रिलायंस इंफ्रा का लक्ष्य महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की ग्रीनफील्ड रक्षा परियोजना बनाना है। और यही न्यूज़ अगर आप इसका रिजल्ट के न्यूज़ में देखेंगे तो वहाँ पर भी आज यही चीज़ आपको देखने को मिली। तो ये 22 अक्टूबर 2024 को ही इसकी घोषणा जो है रिलायंस इंफ्रा के द्वारा कर दी गई थी। और इसे अगर हम पूरा समझें, देखो सर ऊपर भी लिखा है 22 अक्टूबर 2024 अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मंगलवार को, यानी कि उस वक्त महाराष्ट्र के रत्नागिरी में विस्फोटक, गोला बारूद और छोटे हथियारों के निर्माण के लिए भारत की सबसे बड़ी एकीकृत परियोजना की स्थापना की घोषणा करी। और ये भारत की सबसे बड़ी इस तरीके की, अगर ये गोला बारूद के ऊपर अपनी डिफेंस के ऊपर अपनी कुछ चीज़ें करेगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कंपनी अगले 10 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। ये न्यूज़ मैंने आपको पुरानी इसलिए बताई है क्योंकि आगे भी मैं इस न्यूज़ को पूरा करूंगा। मैं आपको इतने से एक बात बता दूं। अब हम उस न्यूज़ को समझते हैं जो आज की न्यूज़ है, आज या कल की न्यूज़ है, उसको अगर हम समझें तो इसके अलावा आर इंफ्रा द्वारा परिवर्तित रिलायंस डिफेंस लिमिटेड और डैसलडोफर स्थित राइन मेटल एजी ने गोला बारूद के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी ने कहा है कि यह रिलायंस डिफेंस के लिए तीसरी बड़ी साझेदारी है। इस पहले डैसोल्ट एविएशन और फ्रांस के थेलेस ग्रुप के साथ उसके सफल रणनीतिक गठजोड़ हुए थे। तो यानी कि तीसरी इसकी ये साझेदारी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बता दूं तो ये न्यूज़ बहुत पुरानी भी थी, 22 अक्टूबर 2024 की भी ये न्यूज़ थी, लेकिन अब इसे पूरा होता हमें देखने को मिल रहा है। इस सहयोग को समर्थन देने के लिए रिलायंस डिफेंस ने कहा कि वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी के औद्योगिक क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी ने कहा कि यह विनिर्माण सुविधा दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है, जिसकी वार्षिक क्षमता 2 लाख तोपों के गोले, 10,000 टन विस्फोटक और 2,000 टन प्रोडक्ट बनाने की होगी। कंपनी ने कहा कि ये 2029 तक भारत के 50,000 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी रक्षा निर्यात को पूरा करने का योगदान देगी। जो रिलायंस इंफ्रा ये अपना कार्य यहाँ पर करेगा वो भारत के जो लक्ष्य हैं ना कि वो डिफेंस का जो भी उत्पादन है उसको बाहर भेजने का लक्ष्य भारत का 50,000 करोड़ का है 2029 का। तो उसके अंदर योगदान देने के लिए भी रिलायंस इंफ्रा की कंपनी ने ये स्थितियां पैदा की हैं। एक साल पहले यानी अक्टूबर, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अक्टूबर 2024 की ये बात है, वहाँ पर इसकी घोषणा की गई। आज इसको साझेदारी होते हुए हमें देखने को मिल गया। और इसके अंदर जल्दबाजी में काम नहीं होगा कि आप सोच रहे कि भैया कल ही कब कुछ होने शुरू हो जाएगा। तो ये वैल्यूबल न्यूज़ है हमारे लिए क्योंकि ये डिफेंस की चीज़ों को पूरा करने की स्थितियों के साथ आ रही है ना। बहुत दूर की अवस्था के साथ अपने फ्यूचर को रिलायंस इंफ्रा ने हमें दिखाया है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अच्छा, एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहां पर रिलायंस इंफ्रा ने वित्त वर्ष 2025 में 3300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। बैंकों और एफआई को दिया गया स्टैंड लोन शुद्ध कर्ज शून्य। इसे अगर हम पूरा समझे तो आज की ये न्यूज़ है 26 मई 2025 की। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अपने शुद्ध ऋण को शून्य पर लाकर एक प्रमुख वित्तीय उपलब्धि हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2025 के दौरान लगभग 3300 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। तो कंपनी ने इस स्थिति को भी अपने साथ रखा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहां कंपनी अपने कर्ज को भी उतार रही है, डिफेंस सेक्टर की तरफ भी बढ़ रही है और अपने लक्ष्य जो भारत के
डिफेंस की चीज़ों को निर्यात करने के हैं, उसके लिए भी वर्क करने के लिए ये साझेदारी इसने की है। और अब अगर हम समझें तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 11,632 करोड़ का है, 293 करोड़ का कंपनी का प्राइस चल रहा है। और अगर हम इसका हाई देखें तो 351 रुपये का है, अगर लो देखें तो 144 रुपये का है। अगर हम इसकी मार्च 2024 की सेल देखें तो 4686 करोड़ की है और 98 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। मार्च 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को कम किया है जो 4108 करोड़ का है, और अपना प्रॉफिट साल दर साल इसने लॉस से प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा कि सब हैरान रह जाएंगे, 8262 करोड़ का। लेकिन अगर हम एक चीज़ पर नज़र डालें, इसकी अदर इनकम ही इसकी 8,949 करोड़ की है। और अगर इसकी अदर इनकम 8,949 करोड़ की नहीं होती तो इस बार भी कंपनी का लॉस ज़रूर आता, चाहे वो थोड़ा ही आता। तो ये भी आप समझ कर चलना। और अगर हम इसका रिजर्व 2025 की बात करें तो 14,034 करोड़ का है। उधार की बात करें 6,361 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दर्शाता है कि प्रमोटर कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, 16.50% इसके अंदर प्रमोटर हैं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 11.35% है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, 1.36% है। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.02% है। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक 70.66% देखने को मिली, जो काफ़ी ज़्यादा है। अदर की बात अगर हम करें तो 11% की है। अच्छा, इसी पब्लिक के अंदर काफ़ी लोगों के, मैंने कहा था कि छोटी कंपनी के अंदर अगर ज़्यादा पब्लिक होती है तो वो उभरने में काफ़ी टाइम लगा देती है। तो इसी चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं तो पब्लिक 70.66% है, लेकिन इसके अंदर अदर ने भी, जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है, अगर उसका अनुमान अगर हम लगाएं स्किनर के तहत तो 18.70% है। यानी कि बड़े प्लेयरों ने भी पब्लिक के अंदर 18.70% की अपनी होल्डिंग ले रखी है। और 70.66% में से 18.70% अगर हम घटाते हैं तो एक्चुअल पब्लिक जो हमारे सामने निकल कर आती है वो 51.66% की हो जाती है। तो 70.66% हमें देखने को मिल रही है पब्लिक, लेकिन उसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर भी हैं। तो ये वो स्थितियाँ होती है कि पब्लिक में भी बड़े बड़े प्लेयर अपनी होल्डिंग लेकर बैठ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक न्यूज़ 8 अगस्त 2024 की है, जहां पर विजय केडिया साहब ने भी अपनी इसके अंदर से हिस्सेदारी बेची थी। स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया ने अनिल अंबानी की इस कंपनी के 40 लाख शेयर बेचे थे, जो एफआईज और डीआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी। केडिया साहब ने 8 अगस्त 2024 की ये जो न्यूज़ है ये दर्शाती है कि 40 लाख शेयर 1.01% हिस्सेदारी उन्होंने बेची थी। तो बड़े प्लेयर भैया अपनी हिस्सेदारी कहीं लेंगे भी, कहीं बेचेंगे भी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भैया हम तो जम कर बैठ गए, लेकिन अगर हम बड़े बड़े एलआईसी तक को भी देखें तो वो भी अपनी हिस्सेदारी कम करती है। विजय केडिया साहब को भी देखें तो वो भी अपनी हिस्सेदारी कम करती है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत दिनों तक भी अपनी स्थितियों को बैठना है। हमें जहाँ प्रॉफिट आता है, हमें जहाँ कुछ अच्छा लगता है, तो वहाँ भी सोचने की स्थिति इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं ये भी अपनी स्थितियों को कमा कर जाते हैं। लॉस में तो ये बेचते नहीं, तो वो स्थितियाँ भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अभी इस कंपनी के अंदर काफ़ी समय जो ये डिफेंस की चीज़ें हैं उसके अंदर लगने की स्थिति आ रही हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर फिर फैक्ट्री का निर्माण होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर वो स्थितियाँ होंगी जहाँ पर ये डिफेंस की चीज़ों को उत्पादन करेगा। तो उस स्थितियों से आपको चीज़ें मैंने समझाई है। तो ज़्यादा उत्साहित हमें किसी भी चीज़ से नहीं होना है, चाहे किसी का रिजल्ट आए, किसी की साझेदारी हो, अपने माइंड की स्थिति को बहुत अच्छा हमें करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।